हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू सेशन के क्लास 3 में आज आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने या स्वराज पार्टी ने? तो किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। ठीक है। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर इनके संपादक रहे और 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी बने। जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है। ये कौन थे? जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, ये सब एनी बेसेंट। जो होम रूल लीग था वो भारत में दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक एनी बेसेंट का और एक तिलक का। तो तिलकवादी होम रूल लीग में ना होकर ये जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग में थे। इसी मतलब यही संपादक रहे यंग इंडिया नामक पत्रिका के। ठीक है। इस वीडियो में हम पत्रिका और पुनर्जागरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सेकंड है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? तो देखिए, उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उद्दंत मार्तंड का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ये था हिंदू पैट्रियट। ठीक है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट माना जाता है। अगला है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने आप को संबंध किया? तो देखिए, जो अरविंद घोष थे, ये अंग्रेजी पत्रिका के मतलब अंग्रेजी पत्रिका जो वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका आती थी, ये उससे जुड़े हुए थे। ठीक है। अरविंद घोष। अरविंद घोष कौन थे? जो बाद में बहुत अच्छे, बहुत बड़े दार्शनिक श्री अरविंदो के रूप में जाने गए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित था? तो देखिए, अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या जमींदार? तो देखिए, अल हिलाल जो है वो जनरल अबुल कलाम आजाद की है। कॉमरेड किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की है कॉमरेड। ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912, देखिए, अबुल कलाम आजाद और अब्दुल कलाम आजाद ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। ठीक है। जो अबुल कलाम आजाद थे वो शिक्षा मंत्री थे और 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? कौन सा प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। इसी वंदे मातरम से ही जुड़े थे श्री अरविंद, यानी अरविंद घोष। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपल निकाला था और अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। ठीक है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? देखिए, ये कहाँ किया जाएगा? पूना। ठीक है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1923 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे से प्रकाशित किया गया था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब इन्होंने जेल से ही हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत। ठीक है। तो ये थे बी आर अम्बेडकर थे इसके संपादक। ये बहिष्कृत भारत से समाज के उस वर्ग को वो करना चाहते थे, मतलब उस वर्ग को सबके सामने लाना चाहते थे जो बहुत ही दबे कुचले थे। ठीक है। जिनको बहुत ही पिछड़ा माना जाता था, तो ये उस वर्ग को सामने लाना चाहते थे। अगला है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लै। ठीक है।
रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले, यही थे स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक। अगला है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। ठीक है, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अगेन वही क्वेश्चन आ गया, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है, अल हिलाल। ठीक है, अगला है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? अगेन आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? देखिए, एनी बेसेंट भारत में क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने 1916 में होम रूल लीग चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था, जिसके दो हिस्से थे भारत में, एक तिलकवादी होम रूल और एक एनी बेसेंट का होम रूल। ठीक है, इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यानी कि आंसर नंबर एक ए और एक और दो। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? देखिए, कौमी आवाज नाम सुन के लग रहा है उर्दू है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। एक रफी साहब के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? इसका प्रकाशन किया था, रफी अहमद किदवई द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई द्वारा इसे लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। किसे? कौमी आवाज को। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन कहलाता है भारतीय जागृति का जनक? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, और क्या कहा जाता है इनको? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, और इसमें से नहीं है कोई भी, तो आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने तब चलने वाली बहुत ही रूढ़िवादी प्रथा, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। तो जाहिर सी बात है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ, आप वीडियो पूरा देखें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर? किस पे आधारित था ब्रह्म समाज? एक देववाद पर। ठीक है, 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। अगला है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो अगेन आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने देखिए 1829 में ब्रह्म समाज बना, और 1828 में ब्रह्म समाज बना, और ठीक एक साल बाद यानी 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। किसके साथ मिलकर अंत किया? विलियम बेंटिक के साथ। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ पूछा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? देखिए, ब्रह्म समाज तो हम सभी को पता है 1828, लेकिन इनके द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी आत्मीय सभा। ठीक है, 1815 में इन्होंने स्थापित किया था इसे। अगला है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संपादक है? तो अगेन आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1828। अगला है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। ठीक है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय, तो अब यहाँ से आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। अगला 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था, क्या समाज स्थापित किया था इन्होंने किया था आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? इनके गुरु थे।
ठीक है। माता दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे कलकत्ता में। कौन? रामकृष्ण परमहंस। और वही क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बने, इसीलिए इन्होंने उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला है किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक की स्थापना कौन की थी? ज्योतिबा फुले जी ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला है वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? किसने कहा था वेदों की ओर चलो? अभी मैंने शुरू में ही बताया था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अगला है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? कौन कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत के मार्टिन लूथर किंग। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी, और इसी में उन्होंने बताया था कि आर्य आर्य कहाँ से आए हैं? सप्त सिंधु प्रदेश से। ठीक है। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनको याद रखना है, अभी तक ज्यादा एग्जाम में इनको टच नहीं किया गया है इस जैसे क्वेश्चन को, तो आगे पूछ सकता है। ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं ऐसे। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी। ठीक है, शिव भी देव है और नारायण भी देव है, ऐसे करके देव समाज याद कर लीजिएगा। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेश को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1913 ईस्वी के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई थी। अगला निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? कौन से समाज द्वारा चलाया गया था? ये आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, और आर्य समाज ने स्थापना मतलब चलाया था शुद्धि आंदोलन। क्यों चलाया था? धर्म परिवर्तित जो हिंदू थे उनको वापस हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए 1875 में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की का स्थानापन्न नहीं है? ठीक है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, तो यही कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज संस्था के संपादक कौन है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह में आयु की वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानडे का सामाजिक सुधार का आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। देखिए, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, लड़कियों की थोड़ी ज्यादा एज में शादी, एक अच्छे एज में शादी को बहुत ही लेट से अपनाया गया है। हम आगे इसका भी प्रोसेस देखेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? किसने की थी? अगेन आंसर हो जाएगा एमजी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज पूछ रहा है, ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि महादेव गोविंद रानडे तो इससे बहुत बाद में जुड़े। अब आ गया है क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? देखिए 1928 में एक थे डॉक्टर हरविलास शारदा जी, जिन्होंने क्या किया, लड़कियों की और लड़कों की शादी को नियत मतलब एक अच्छे एज में, एक सीमित एज में करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। ठीक है, इसीलिए शारदा अधिनियम, उन्हीं के नाम पर शारदा अधिनियम कहा गया, जिसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष की गई थी और लड़कों की आयु 18 वर्ष। लेकिन इससे भी 100 साल पहले, 100 साल 50 साल पहले एक कहानी और जुड़ी है सिर्फ शादी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पहले छोटी छोटी बच्चियों की 5-5 6 साल नहीं हो रहा है और बच्चियों की शादी करा दी जाती थी। ठीक है,
ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्ट्रेट तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ठीक है, ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, देखिए 1872 में चलते हैं। 1872 में सबसे पहले आया था नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट आया था, तो उसमें क्या किया गया, लड़कों की लड़कियों की आयु 14 वर्ष नियत किया गया और लड़कों की आयु 18 वर्ष विवाह के लिए। ठीक है, न्यूनतम आयु। लेकिन इसको नहीं हिंदू मान रहे थे, नहीं मुस्लिम मान रहे थे, क्योंकि ज्यादा एज में शादी होना पहले बहुत बड़ी बात मान ली जाती थी। ठीक है, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर आए थे बी एम मालाबारी जी। ठीक है, बी एम मालाबारी, मैं नहीं जानती इनको इतिहास में क्यों जगह नहीं मिली, लेकिन बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने सन 1891 में। इन्होंने क्या किया, सम्मति आयु अधिनियम, द एज ऑफ कंसेंट। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट इन्होंने एक्ट द एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्होंने पास कराया था, जिसमें इन्होंने ये जैसे तैसे मना पाए जनता को कि कम से कम आप 14 वर्ष भी नहीं पर 12 वर्ष के बाद ही अपनी बेटियों की शादी कराएं। ठीक है, तो आंसर याद रखना है बी एम मालाबारी। इनको देखते हैं, बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस नियम का विरोध किया था। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया, किस बात को गैर कानूनी बना दिया था एक्ट 5 ने, गुलामी को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने की था, नेटिव मैरिज एक्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट अलग है और दी एज ऑफ कंसेंट यानी सम्मति आयु अधिनियम अलग है। 1872 है नेटिव मैरिज एक्ट और 1891 है सम्मति आयु अधिनियम। तो नेटिव मैरिज एक्ट जब पास हुआ तो केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने नेटिव मैरिज एक्ट को पास कराया था। ये पहली ऐसी सोच के रूप में सामने आए जिन्होंने ये मतलब बहुत हद तक लोगों को बता दिया था कि एक सीमित आयु के पश्चात ही विवाह कराना उचित है। ठीक है, बच्चों के लिए भी और समाज के लिए भी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। कौन थे ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक। तो किसे जाना जाता था लोकहितवादी के रूप में, गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, किसने किया था महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु, विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था। ठीक है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, देखिए ये वही है जो किसने किया था, एम मालाबारी जी ने पारित करवाया था। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था, 1891 में। अगला है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज। अगला, पिछड़े वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका कार्यक्रम था, ये था सत्यशोधक समाज का। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके देखिए। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, किसे संगठित किया था, इन्होंने किया था महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन को। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था, युगांतर पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका,
समाचार दर्पण या अमृत बाजार पत्रिका? तो इसका जवाब इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। अमृत बाजार पत्रिका था जो मोनोकुलर पेस्ट सेक्टर से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था। इसके संपादक कौन थे? संपादक थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है। अगला है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो देखिए इसका आंसर है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर लें। अभी सेंट्रल के भी पोस्ट आने वाले हैं, एसएससी का पोस्ट आएगा, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, सभी के पोस्ट आएंगे। ठीक है। सभी के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। यहाँ तक कि स्टेट में भी अभी बहुत सारे पोस्ट आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।